हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री में। मैं कुलदीप परमार और आज हम बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट। नेम है एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि परमाणु संरचना। इसके बारे में हम बात करेंगे। बीएससी फर्स्ट ईयर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पहली यूनिट का एक पार्ट है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम एटम के बारे में बात करें तो एटम का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो आप लोगों ने +1 स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ था, +1 +2 में 11th-12th में आप लोगों ने नॉर्मली जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा हुआ होता है, सभी ने पढ़ा हुआ होता है। जैसे कि एटम क्या है, परमाणु जो है वो होता क्या है, कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं, क्या क्या पार्टिकल्स होते हैं, क्या क्या फंडामेंट्स होते हैं, किस तरह के इसके स्ट्रक्चर्स है, किस तरह के इसके कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सारे हमने पढ़े हुए हैं। तो जनरल एक बेसिक से जाएं, एक प्रोग्रेसिव रिपोर्ट अगर हम एटम के बारे में देखें तो सबसे पहले कौन आया एटम की स्टडीज में। जब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जॉन डाल्टन के साथ। डाल्टन ने कुछ एक अपना परमाणु सिद्धांत एटॉमिक थ्योरी दी थी, यानी कि मैटर के बारे में बताया था कि जो भी एक मैटर है, जो भी एक पदार्थ है ना। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक साथ चलूँगा, तो जो भी है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो अपने अपने टर्म्स को एक साथ जो है समझते रहें। तो जो परमाणु जो है या एटम जो है वो किसी भी मैटर या पदार्थ का एक फंडामेंटल पार्टिकल बताया कि जो फंडामेंटल पार्टिकल है, एक मूलभूत जो कण है वो कौन है, एटम है। और डाल्टन ने बोला कि जो भी एटम है वो आपका फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, इंडिविजुअल पार्टिकल है, उसको हम काट नहीं सकते, विभाजित नहीं कर सकते हैं। किसको? एटम को। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डाल्टन की, किसकी बात करें? डाल्टन की। तो क्या कहा कि जो फंडामेंटल पार्टिकल है, क्या है? फंडामेंटल पार्टिकल। किसको बोल दिया? एटम को बोल दिया। बाकी कई सारे लाइंस बोले थे, लेकिन एक मेजर जो इसका कंक्लूजन था वो ये था कि कोई भी एक मैटर है उसका फंडामेंटल पार्टिकल कौन है? एटम। क्लियर? अब जरा इस स्टडी में थोड़ा सा आगे आते हैं। तो आपने देखा था कि कैथोड रेज, एनोड रेज, सारे एक्सपेरिमेंट्स आते हैं। कैथोड रेज, एनोड रेज और न्यूक्लियस का, न्यूट्रॉन का, ये सारे कॉन्सेप्ट्स है। ये सारे कॉन्सेप्ट से क्या हुआ कि आपको पता चला कि कोई भी आपका मैटर है या एटम है, उसके पास इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। अब जो फंडामेंटल पार्टिकल जो थे वो कौन हो गए? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गए। तो किसी भी मैटर के जो फंडामेंटल पार्टिकल हैं वो कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। जैसे जैसे हम एटम की स्टडी में थोड़ा से आगे बढ़ते चले गए तो क्या हुआ, हमारे जो कॉन्सेप्ट्स थे वो चेंज होते चले गए। पहले क्या था कि एटम को फंडामेंटल पार्टिकल मान लिया, बाद में और स्टडी की और डिटेल में हमने पढ़ा, जाना थोड़ा बहुत एटम के बारे में, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पता चला। इन सभी के जो है चार्ज क्या क्या होते हैं वो हमें पता चला। इनका जो वेट है या मास है वो क्या होता है वो हमें पता चला। आई होप सभी को पता होगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का चार्ज और वेट किस तरह से होता है। अगर किसी को नहीं पता है तो वो देखिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो चार्ज होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। इसका नेगेटिव होता है, इसका पॉजिटिव में होता है। इतना सा डिफरेंस है। और जो आपका न्यूट्रॉन है उसके पास किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं होता है। क्लियर? वेट की बात करें तो इसका होता है 9.1 × 10⁻34 किलोग्राम, सॉरी 31। ये होता है 1.672 × 10⁻27 किलोग्राम, और ये 1.675 × 10⁻27 किलोग्राम। तो जो हैवीएस्ट पार्टिकल है, हैवीएस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल जिसको हम बोलते हैं, क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि हैवीएस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल जो है वो कौन होता है? तो कौन है? वो है न्यूट्रॉन। कौन है? न्यूट्रॉन। तो देखिए, एटम की जैसे जैसे स्टडी करते जाएंगे थोड़े थोड़े करके हमें कॉन्सेप्ट जो है बनते चले जाएंगे। स्टार्टिंग किया, एटम को फंडामेंटल पार्टिकल माना, बाद में ये कॉन्सेप्ट चेंज हुआ। सभी के जब चार्ज और वेट आए तो हमने क्या देखा कि जो आपका हैवीएस्ट जो पार्टिकल है वो कौन है? न्यूट्रॉन है। ठीक है? इसके बेसिस पे क्या है, आगे जब ये डिस्कवर हुए तो एटॉमिक थ्योरीज आई थी।
एटॉमिक थ्योरीज जो हमें नहीं पढ़नी, बीएससी के लिए नहीं है। अगर हम 11th और 12th के स्टैंडर्ड से बात करें, +2 +1 के स्टैंडर्ड से, तो आप लोगों ने सभी ने पढ़ी है। थॉमसन के एटॉमिक थ्योरीज को पढ़ा है, एटॉमिक मॉडल्स को पढ़ा है कि थॉमसन का एटॉमिक मॉडल किस तरह का था। उसके बाद रदरफोर्ड के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, बोहर के बारे में पढ़ा है, ये सारा आपने पढ़े। हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है इस एटॉमिक मॉडल्स के जो रिसर्च कॉन्सेप्ट है, जो आपका प्रोग्रेस था स्टडी का, उसमें एक तो पढ़ना है डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए ये वो एक कॉन्सेप्ट है, यही वो कॉन्सेप्ट है जिसने बोर को इनिशिएट किया था अपने एटॉमिक मॉडल को फाइंड करने। तो बोर मॉडल जो है वो किस वजह से आया था, क्योंकि जो आपका डुअल नेचर है वो किसने आया था, इलेक्ट्रॉन की डुअल नेचर के बारे में बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है उसके पास किस किस तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं। कंक्लूजन करें, कैथोड रेज, एनोड रेज, न्यूक्लियस, जब न्यूट्रॉन जो है डिस्कवर हुए उसके बाद थॉमसन ने अपना एक मॉडल दिया। क्या कहा थॉमसन ने कि आपका जो भी एटम है वो कैसा है, पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है। अगर हम थॉमसन की बात करें तो ये थॉमसन का मॉडल था, ये पूरा जो स्फीयर है वो कैसा है, पॉजिटिव चार्ज स्फीयर, पॉजिटिव चार्ज स्फीयर। इस पॉजिटिव चार्ज स्फीयर में क्या था कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स जो थे वो एम्बेडेड थे। ये क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं कि ये क्या है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है इसमें एम्बेडेड है। और इस पूरे मॉडल को आप लोग जानते हैं, इसे क्या बोला, प्लम पुडिंग मॉडल। क्या बोल दिया, प्लम पुडिंग मॉडल। किसने बोला, थॉमसन ने। जब थॉमसन की स्टडी कंप्लीट हुई तो फिर रदरफोर्ड आया। रदरफोर्ड ने क्या किया, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया। क्या यार, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। इसके कंक्लूजन्स क्या थे कि जो भी आपका एटम है वो एक सॉलिड स्फीयर तो नहीं है, आपका जो एटम होता है वो एक होलो स्फीयर होता है, यानी खोखला सा गोला है। कैसा है, खोखला गोला है। अब खोखला गोला है लेकिन उसमें क्या है, जो आपके सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं ये तीनों, वो किस तरह से प्रेजेंट हैं। तो पहली बात तो ये थी कि जो रदरफोर्ड था उसको न्यूट्रॉन्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी, क्योंकि न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी क्या हुई थी, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल्स के बाद में हुई थी। तो रदरफोर्ड ने बोला कि जो आपका होलो स्फीयर है, खोखला जो गोला है, एटम जो है, परमाणु जो है, उसमें जो उसका सेंटर, जो केंद्रीय भाग है, सेंट्रल पार्ट जो है वो कैसा है, एकदम डेंस है और सॉलिड है। और वो पूरा जो डेंस सॉलिड भाग है, जो पार्ट है, वो किससे बना हुआ है, प्रोटॉन से बना हुआ है। यानी कि वो कैसा है, कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज है। और बाकी का जो उसके आसपास जो स्पेस है वो कैसा है, खाली है, वेकेंट है, यानी कि वो खोखला है। अब रही बात इस नेगेटिव चार्ज की, चार्ज बैलेंस की, आवेश के संतुलन की बात हुई, तो कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक जो न्यूक्लियस है, यानी कि जो नाभिक है या जो प्रोटॉन है, उनके चारों तरफ क्या है, चक्कर लगा रहे हैं, रिवॉल्व हो रहे हैं, एक रेगुलर सर्कुलर पाथ। ये किसने बोला, रदरफोर्ड ने बोला। इस रदरफोर्ड के मॉडल के बाद आप लोग जानते हो कि एक ड्रॉबैक आया था, मैक्सवेल की जो थ्योरी थी उसके बेसिस पे, कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल से रिवॉल्व होता है तो वो एनर्जी एमिट करते, एनर्जी लॉस करेगा और वो क्या होगा, न्यूक्लियस में ड्रॉप हो जाएगा। तो ये रदरफोर्ड का जो था वो क्या था, मेन ड्रॉबैक रहा था कि रदरफोर्ड की कमी क्या रही थी। उसके बाद क्या करते हैं, हम डुअल नेचर के बारे में बात करते हैं कि डुअल नेचर यानी कि आपका इलेक्ट्रॉन जो है उसके पास डुअल नेचर होता है। यहां से आपका चैप्टर शुरू होगा, मिली डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए डुअल नेचर में क्या था कि आप, ये किसने दिया था, सबसे पहले तो डुअल नेचर इज गिवन बाय डी ब्रॉगली। ठीक है, डी ब्रॉगली का जो डुअल नेचर था उसके बारे में हम थोड़ी सी स्टडी करते हैं। तो जैसे भी कोई एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है, इसके पास वेट है m,
मास कितना है m। क्लियर। अगर ये किसी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी v के साथ मूव करता है, क्या करता है, पर्टिकुलर वेलोसिटी v के साथ मूव करता है, तो इसके साथ जो है एक पर्टिकुलर वेव जो है असेंड हो जाती है, इसके साथ एक वेव जुड़ी होती है। अब इस वेव की वजह से क्या होता है कि ये जो भी आपका कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसके पास यहाँ पर क्या है, मास है। मास जो होता है वो एक पार्टिकल नेचर को रिप्रेजेंट करता है, और जो भी इसके पास एनर्जी एमिशंस रेडिएशंस हैं वो क्या करता है, इसके वेव नेचर को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है, वेव नेचर को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन ये डी ब्रोगली ने ये दिया था दो थ्योरीज के वजह से दिया था, जैसे कि हमारी जो प्लांक क्वांटम थ्योरी है, प्लांक थ्योरी, प्लांक एनर्जी इक्वेशन। अगर हम बात करें प्लांक एनर्जी इक्वेशन की, तो प्लांक ने कहा था कि जो एनर्जी है किसी भी सेल की या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट की वो होती है एच न्यू, या न्यू जो है वो क्या हो जाता है एच सी बाय लैम्डा हो गया। ये क्या है, प्लांक का एनर्जी कॉन्सेप्ट था कि किसी भी पार्टिकल की या किसी भी वेव की जो एनर्जी है वो क्या होती है, ये होती है। एक और इक्वेशन है आइंस्टीन इक्वेशन, ये भी एनर्जी को लेके, एनर्जी इक्वल्स टू एम सी एंड स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन को लेके दो एनर्जी इक्वेशंस दी गई, दो अलग अलग साइंटिस्ट के बेसिस पर, एक प्लांक के द्वारा एक आइंस्टीन के द्वारा। तो जो डी ब्रोगली था उन्होंने क्या किया, इन दोनों ही इक्वेशन को इक्वल कर दिया। क्या कर दिया, एच सी अपॉन लैम्डा जो है वो इक्वल कर दिया एम एंड सी स्क्वायर के, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाता है, और जो लैम्डा है वो क्या बढ़ता है एच अपॉन एम सी। क्लियर। यहाँ पे जो सी है वो क्या है, वेलोसिटी ही तो है, क्या है, वेलोसिटी है। अगर इस वेलोसिटी को सी को अप्रोक्सीमेटली हम v मान लें, वेलोसिटी टर्म कर दें, जो लैम्डा है वो क्या हो जाएगा h अपॉन एम बी हो जाएगा। एम बी जो होता है ये क्या होता है, मोमेंटम। तो लैम्डा जो है वो इक्वल होता है h अपॉन पी के। क्या होता है, h अपॉन पी के। लैम्डा किसके इक्वल हो गया, h अपॉन पी के। अब जो भी आपका पार्टिकल है अगर उसके पास वेट जाता है, क्या है, वेट जो है वो क्या है, मोर है, तो उसका जो लेंथ है, वेवलेंथ जो है, लैम्डा जो है, लैम्डा क्या होगी, काफी लेस होगी। किस बेसिस पर, इस बेसिस लैम्डा जो है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, काफी लाइट वेटेड पार्टिकल है। अगर लाइट वेटेड पार्टिकल है उसके लिए लैम्डा जो है आपका मेजरेबल लैम्डा या वेवलेंथ वैल्यू मिलेगा, और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी काफी ज्यादा होती है। वेलोसिटी ज्यादा है तो क्या होगा, उसका पार्टिकल नेचर भी मिलेगा। क्लियर। तो जो इलेक्ट्रॉन में दोनों ही नेचर्स जब आपको मेजर हुए, डिफाइन हुए, तो क्या हुआ, तो डी ब्रोगली ने कहा कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है उसके पास दोनों ही तरह के नेचर्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं। उसके पास पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है, क्योंकि उसके लिए लैम्डा मिलता है। अब बोला कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट कहाँ होगा, कहाँ इलेक्ट्रॉन जो है मिलने की पॉसिबिलिटीज रहेगी। तो बोला कि अगर कोई भी न्यूक्लियस से अराउंड कोई भी एक स्पेस है, जैसे ये आपका न्यूक्लियस हो गया, यहाँ के बाद ये एक लेवल है, एनर्जी लेवल सेल है, जहां पर हमें इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। तो डी ब्रोगली ने कहा कि अगर यहाँ पर अगर जो वेव्स का नंबर है, यानी कि ये क्या होगी, ये एक लैम्डा डिस्टेंस वेव होगी, यानी कि ये एक वेव है, इसका जो नंबर है वो क्या होगा, हमेशा इंटीजर नंबर होगा, यानी कि होल नंबर। यानी कि लैम्डा की जो वैल्यू है, यानी कि वेव नंबर की जो वैल्यू है वो क्या होगी, होल नंबर में होगी। यानी कि ये पूरा जो एरिया है, जो पूरा एरिया है किसी भी सर्कल का, वो क्या होता है, 2 पाई r होता है।
ये 2πr जो है वो लैम्डा का n टाइम मल्टीपल होगा, यानी कि एक लैम्डा हो सकता है, यानी कि एक कंप्लीट एक वेव हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, इस तरह से रहेगा। अगर हम बात करें इसी इक्वेशन में 2π जो r जो है लैम्डा की वैल्यू क्या एकदम उठा के कहाँ गया, ये रहा h/p या फिर h/m, क्या हो गया n h/mb। क्लियर। यहां से अगर r को ये ले m b एंड r, ये m b और r को इधर लेके आया और ये क्या हो गया n h/2π। कुछ जाना पहचाना दिख रहा है। ये किसने बोला था, ये बोला था बोर ने, बोर का पोस्टुलेट है, ये क्या है बोर पोस्टुलेट। बोर ने क्या कहा था कि वही सेल जो हैं इलेक्ट्रॉन्स के लिए पॉसिबल होते हैं जहां पर एंगुलर मोमेंटम mvr जो है वो इक्वल होता है nh/2π क्या h/2π का होल नंबर मल्टीपल होता है। तो ये कहा था, ये डी ब्रोगली की डुअल नेचर का जो इक्वेशन है लैम्डा इक्वल टू h/p यहीं से आया है। और डी ब्रोगली का एक ये कॉन्सेप्ट कि कोई भी सेल जो है, कोई भी स्पेस न्यूक्लियस से वो डिस्टेंस जहां पर आपके जो नंबर ऑफ वेव्स हैं इलेक्ट्रॉन्स की वो क्या होंगी, होल नंबर में होंगी, वही क्या है पॉसिबल होगा। वहीं पर इलेक्ट्रॉन्स की फाइंडिंग जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी, इलेक्ट्रॉन वहीं पर मिल सकता है। इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी कहां मैक्सिमम होगी, जहां पर जो 2πr है वो n लैम्डा, यानी कि जो लैम्डा की वैल्यू है वो n टाइम मल्टीपल होनी चाहिए, होल नंबर मल्टीपल होनी चाहिए, वहां पर इलेक्ट्रॉन्स मिल सकता है। इसको ही आगे उसने डी ब्रोगली का इक्वेशन यूज करके बोर ने क्या किया, अपना सेकंड पोस्टुलेट दिया था mvr जो एंगुलर मोमेंटम जो है किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए वो क्या होगा nh/2π के इक्वल होना चाहिए। इसको बेसिस पर इस n को ही उसने क्या कहा था, बाद में जाके आगे चल के सेल कहा था। क्या कहा था, सेल, जिसके बारे में जानते हैं k सेल, l सेल, m सेल, n सेल। क्लियर। यहां से जैसे ये इक्वेशन जो फाइंड हुई, जो पोस्टुलेट फाइंड हुआ, इसके बाद जो है क्वांटम नंबर्स की बात आने लगी। लेकिन क्वांटम नंबर्स की बात ऐसे ही नहीं आई। क्वांटम नंबर्स के लिए एक साइंटिस्ट थे श्रोडिंगर ने एक वेव इक्वेशन दी थी, वेव फंक्शंस दिया था। उस श्रोडिंगर वेव फंक्शन के बेसिस पर क्या हुआ था, आपके क्वांटम नंबर्स या सेल और सबसेल्स की स्टडी, ऑर्बिटल्स की स्टडी आगे स्टार्ट हुई थी। तो देखिए आज हम सिर्फ इतना ही करेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने सिर्फ इतना ही जाना है कि आपका जो एटम है वो क्या होता है, एटम में कौन कौन से फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, उनका किस तरह का नेचर्स होता है, कितना चार्ज है, कितना मास है, डिस्कवरीज जो है प्रोग्रेस किस तरह से किया। और अपने बीएससी फर्स्ट ईयर का एक ही टॉपिक स्टडी किया है जिसका नेम है डी ब्रोगली डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डी ब्रोगली के बारे में हमने थोड़ा सा जाना है कि डी ब्रोगली ने क्या इक्वेशन दी थी। इसके जो नोट्स हैं, नोट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, है ना, या फिर मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड रहेगी और टेलीग्राम चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड रहेगी। तो नोट्स के लिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो मुझे वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको नोट्स जो है प्रोवाइड करा दूँगा। नहीं तो के केमिस्ट्री का जो ऑफिशियल ऐप है वहाँ पर आप उसमें ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर मैं आपके नोट्स जो है अपलोड करूँगा। तो अगर अभी आप हमारे चैनल पर नए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपका जो बीएससी का जो सिलेबस है, जो बैच है, वो आप कंटिन्यू कर सकें। जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी तो उसकी नोटिफिकेशन से भी आपके पास क्या होगी, तुरंत ही पहुंच जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आपके जो भी डाउट्स हैं उसके बारे में भी कमेंट करें। क्लियर। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।